गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 2 अगस्त 2021। तो 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपके पास फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से रिलेटेड कोई एजुकेशनल ग्रुप होगा तो वहां पर इस लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाभ करवा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सारे के सारे अपडेट्स आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए और आप वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएं। यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर सभी के सभी दिन का पीडीएफ, करेंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होंगे। उन सभी पीडीएफ को आप बिल्कुल फ्री में एक साथ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 31 जुलाई। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है जो पर्यावरण अभियान से लेकर शिक्षा तक है। यह दिन ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले रेंजरों को श्रद्धांजलि देने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिसे प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। रेंजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पार्कलैंड और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों को संरक्षित करने का काम सौंपा जाता है। एक रेंजर आमतौर पर वन रेंजर या पार्क रेंजर को संदर्भित करता है। 1992 में आज ही के दिन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन यानी कि IRF की स्थापना हुई थी। विश्व रेंजर दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा बनाया गया था और पहली बार 2007 में यह आयोजित किया गया था। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाते आया जा रहा है। तो इतना बात हम लोग विश्व रेंजर दिवस के बारे में जान लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार का राजकोषीय लक्ष्य के अनुसार कितना घाटा हुआ है? तो एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें ऐसा पता चला है कि मोदी सरकार का जो राजकोषीय लक्ष्य होता था, जो टारगेट होता था, उसमें 18.2% का घाटा हुआ है। लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट 2.74 लाख करोड़ रुपए या पूरे साल के बजट अनुमान का 18.2% था। जून 2020 के अंत में राजकोषीय घाटा 2020-21 के बजट का 83.2% था। राजकोषीय घाटा या 2020-21 के लिए व्यय यानी एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के बीच का अंतर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 9.3% था, जो फरवरी में बजट में संशोधित अनुमानों में अनुमानित 9.5% से बेहतर था। CGA के आंकड़ों के अनुसार सरकार को जून 2021 तक 5.47 लाख करोड़ रुपए कुल प्राप्तियों के संबंधित बजट का अनुमान 2021-22 का लगभग 27.7% प्राप्त हुए हैं। इस राशि में 4.12 लाख करोड़ रुपए का राजस्व यानी टैक्स रिवेन्यूज, 1.27 करोड़ रुपए गैर कर यानी नॉन टैक्स रिवेन्यूज और 7,402 करोड़ रुपए गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां यानी नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट शामिल है। जून 2020 में अंत में प्राप्तियां बीई मतलब बजट अनुमान, बजट एस्टिमेट्स का
6.8% थी। कुल राजस्व व्यय में से 1.84 लाख करोड़ रुपए ब्याज भुगतान यानी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए थे और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्रमुख सब्सिडी के कारण थे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सहित कई शैक्षिक पहल शुरू की है जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रविष्टियां और निकास विकल्प यानी एग्जिट ऑप्शंस प्रदान करेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की परिकल्पना एक डिजिटल बैंक के रूप में की गई है जो किसी भी पाठ्यक्रम में एक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट रखता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बहुविषयक यानी मल्टीडिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा यानी होलिस्टिक एजुकेशन और उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में बहुप्रवेश और निकास की सुविधा के लिए एक प्रमुख साधन है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम युवाओं को भविष्योन्मुखी बनाने और एआई संचालित अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता खोलने के लिए है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान सरकार औद्योगिक विकास और निवेश निगम यानी RIICO ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों के बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य 6 चरणों में उन स्थानीय व्यापारों को पंजीकृत करना और उनका समर्थन करना है जो विदेशों में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं। इसमें प्रशिक्षण के सहायता, आवश्यक दस्तावेज हासिल करना, राजस्थान निर्यातक संवर्धन परिषद में पंजीकरण और यहां तक कि निर्यात में व्यापार संचालन में सहायता शामिल करना है। राज्य सरकार ने छोटे व्यवसायों की चुनौतियों पर विचार करते हुए आगामी व्यवसायों के शुरुआती 3 वर्षों के लिए कई राज्य स्तरीय मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया था। निर्यातक सहायता अभियान स्थानीय व्यवसाय को प्रक्रियाओं के प्रति समझ विकसित करने और उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक अन्य कदम होगा। अब बात हुई है राजस्थान के बारे में, तो जान लेते हैं हम लोग राजस्थान के बारे में। यह है भारतीय मैप में एक बहुत ही बड़ा राज्य राजस्थान, जहाँ की राजधानी है जयपुर। कालराज मिश्रा जी यहाँ का राज्यपाल है तथा अशोक गहलोत जी यहाँ का मुख्यमंत्री है। यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं तथा 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ पर कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, डेजर्ट नेशनल पार्क तथा केवला देव नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आज के दिन यानी आज 2 अगस्त 2021 2 अगस्त को कौन ई-रूपी कैशलेस डिजिटल पेमेंट का उद्घाटन करेंगे? तो उद्घाटन कौन करने वाले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज के दिन यानी 2 अगस्त को ई-रूपी कैशलेस डिजिटल पेमेंट उद्घाटन करेंगे। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन का यह एक उपाय है ई-रूपी जिसमें कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी। और ई-रूपी इज ए कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन ए QR कोड फॉर डिजिटल पेमेंट। ई-रूपी एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस सुविधा है जो कि डिजिटल पेमेंट QR कोड को स्कैन करके डिजिटल पेमेंट के रूप में पे कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi will launch a person and purpose specific digital payment solution ई-रूपी on 2 अगस्त via वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आज नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च करने वाले हैं। द गवर्नमेंट इज एमिंग टू टेक फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वाउचर विद ए विजन ऑफ गुड गवर्नेंस। एक अच्छा राज्य सरकार अच्छा कार्यों के नाते सरकार ने एम रखा है कि अपने किसी भी पेमेंट को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के रूप में कॉन्सेप्ट करने का। तो यह डिलीवर किया जाएगा सभी बेनिफिशियरियों के मोबाइल पर SMS के जरिए। ई-रूपी QR कोड ई-रूपी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रूपी
आप QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं, जो कि कॉन्टैक्टलेस एवं कैशलेस पेमेंट होगा। यह एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट होगा, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्राफिक कलाकार ने आइजनर पुरस्कार जीता है। तो किस ग्राफिक कलाकार ने आइजनर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि आनंद राधाकृष्णन। यह इमेज में आनंद राधाकृष्णन, जिन्होंने हाल ही में प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार जीता है। ग्राफिक कलाकार आनंद राधाकृष्णन ने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। आइजनर पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और आनंद राधाकृष्णन द्वारा जीता गया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चित्रकार या मल्टीमीडिया कलाकार, आंतरिक कलाकार, बेस्ट पेंटर, एक ग्राफिक नॉवेल की कला और छवियों की निर्माता को सम्मानित करने के लिए दिया गया है। तो इतना बात हम लोग आनंद राधाकृष्णन के बारे में जान लिए। आनंद राधाकृष्णन को किस लिए यह पुरस्कार दिया गया है? यह कॉमिक्स दुनिया में ऑस्कर के बराबर यह पुरस्कार माना जाता है, ये बात भी हम लोग जान लिए हैं। तथा आनंद राधाकृष्णन के बारे में हम लोग जान लिए। यह इमेज में आनंद राधाकृष्णन जी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चलने से पहले कुछ और पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। राधाकृष्णन ने यूके के कलरिस्ट जॉन पियर्सन के साथ पुरस्कार साझा किया। उन्होंने यूके स्थित लेखक राम वी के 145 पृष्ठ ग्राफिक नॉवेल ब्लू इन ग्रीन पर अपने कामों के लिए पुरस्कार जीता है, जिसे इमेज कॉमिक्स द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया गया था। अब जान लेते हैं पुरस्कार के बारे में। 1987 में कॉमिक्स के लिए लोकप्रिय किर्बी अवार्ड्स के बंद होने के बाद अमेरिकी कॉमिक्स संपादक डेव ओलब्रिच द्वारा 1988 में आइजनर अवार्ड्स की स्थापना की गई थी। आइजनर का नाम प्रसिद्ध लेखक और कलाकार विल आइजनर के सम्मान में रखा गया है। पुरस्कारों की घोषणा हर साल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में की जाती है। तो पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लिए कि कब स्टार्ट हुई, किसके नाम पर स्टार्ट हुई, या क्यों दी जाती है, या प्रत्येक साल पुरस्कार की घोषणा कहां से की जाती है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नेवी के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि एस एन घोरमाडे। एस एन घोरमाडे को अगले वाइस चीफ ऑफ नेवी के, इंडियन नेवी के अगले वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोरमाडे इनका पूरा नाम है। एस एन मीन्स सतीश नामदेव, उसके बाद घोरमाडे तो दिया हुआ है, सतीश नामदेव घोरमाडे इनका पूरा नाम है। इन्होंने न्यू वाइस चीफ के ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में पदस्थापित किए गए हैं। यह वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार के जगह पर पदस्थापना लिए हैं। अब बात हुई है इंडियन नेवी के बारे में, तो जान लेते हैं इंडियन नेवी के बारे में। द इंडियन नेवी इज ए नेवल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। इंडियन आर्म फोर्सेज का एक नेवल ब्रांच है जिसका नाम इंडियन भारतीय नेवी है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ पहले से पदस्थापित थे वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। अब इन्हीं के जगह पर एस एन घोरमाडे यानी सतीश नामदेव घोरमाडे जी अपना शपथ लिए हैं इस पद पर। अभी वर्तमान में नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ हैं रवनीत सिंह। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं तथा कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंडोनेशिया। अब बात हुई है इंडोनेशिया के न्यूज के बारे में जान लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को इंडिया महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना जहाज INS इंडियन नेवल शिप सरयू एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफ शोर
पेट्रोल वेसल और इंडोनेशियाई नौसेना जहाज के RI बंग टोमो समन्वित गश्त कॉर्पोरेट कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के समुद्री गश्ती विमान भी भाग ले रहे हैं। अभ्यास को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर गैर संपर्क समुद्र में केवल अभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया वर्ष में 2 बार 2002 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी IMBR के साथ समन्वित गश्तों का आयोजन कर रहे हैं। अब चलिए बात हुई है इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले कॉर्पोरेट ऐसे भारत और इंडोनेशिया के नेवल स्टाफ के बीच यानी नेवी के स्टाफ के बीच अभ्यास किया जाता है। इंडोनेशिया के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कॉर्पोरेट के बारे में तो हम लोग जान ही लिए। कॉर्पोरेट का मूल उद्देश्य वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सकुशल और सुरक्षित रखना है। कॉर्पोरेट नौसेनाओं के बीच समझ और पारस्परिकता बनाने में मदद करते हैं और अवैध, गैर रिपोर्टेड, अनियमित यानी IUU मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी एवं समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती को रोकने और दबाने के लिए उपायों की व्यवस्था की सुविधा प्रदान करते हैं। जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से जो डिनोटेड जहाँ था, हाँ यह है इंडोनेशिया देश। इंडोनेशिया जो कि एशिया में पड़ने वाला एक देश है। यह है इंडोनेशिया देश का लोगो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है तथा यहाँ की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। इंडोनेशियन रुपया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चल रहे टोक्यो ओलंपिक्स में किसने भारत की तरफ से दूसरा पदक जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि PV सिंधु। PV सिंधु जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही में टोक्यो में चल रहे ओलंपिक्स में भारत की तरफ से दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इसके पहले इन्होंने 2016 में लगभग एक मेडल जीता था। यह भारत की ऐसी बेटी है जिन्होंने 2 बार ओलंपिक्स में से 2 मेडल जीत लिए हैं। तथा इस वर्ष के मतलब पिछले 2020 के टोक्यो जो 2021 में आयोजित किया गया है टोक्यो में, तो इसमें प्रथम मेडल, सिल्वर मेडल जो कि मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। यह वेट लिफ्टिंग में जीता गया था। यह टोक्यो ओलंपिक्स स्टार्ट होने से इन्होंने अपने पहले दिन के कैरियर में ही इन्होंने अपना सिल्वर मेडल जीत लिया है। यह मणिपुर के रहने वाली है। तो अब बात हुई है PV सिंधु जी के बारे में, तो PV सिंधु जी के बारे में जान लेते हैं। यह है इमेज में PV सिंधु। इन्होंने हाल ही में कल शाम को इन्होंने बैडमिंटन में अपना सेकंड तथा भारत के लिए भी सेकंड मेडल जीत लिया है। इन्होंने पहला मेडल 2016 में जीती थी तथा दूसरा मेडल कल के दिन जीती है तथा भारत के लिए भी यह दूसरा मेडल है इस वर्ष का। अब चलते हैं बात तो ये PV सिंधु के बारे में, तो जान लेते हैं PV सिंधु के बारे में। PV सिंधु का पूरा नाम है पुसारला वेंकटा सिंधु। यह एक इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है तथा इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ था हैदराबाद में तथा इनका हाइट है 1.79 मीटर। अभी इनका कैरियर रिकॉर्ड में कुल 344 विनिंग्स है तथा टोटल 148 लॉसेज है। इनका कोच का नाम है पार्क टेई सांग। इन्होंने जीत के बाद अपने कोच को, कल के दिन जीत के बाद अपने कोच को उन्हें हग की, मतलब अपना गले लगाई। बहुत खुशी से झूम उठे थे जब जीत इनको हुई, तो उनके कोच भी और ये भी। इनको कई अवार्ड्स भी दिया गया है जिसमें है पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन स्पोर्ट्स, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर बैडमिंटन। तथा टोक्यो ओलंपिक्स का अवार्ड इन्होंने 2 बार जीत लिया है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 सम्मान के लिए किससे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आशा भोसले को। यह है इमेज में आशा भोसले। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने सर्वसम्मति से प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना है। आशा भोसले को हिंदी सिनेमा में पार्श्व गायन यानी प्लेबैक सिंगिंग के लिए जाना जाता है।
हालांकि उनके पास व्यापक प्रदर्शनों की सूची है। भोसले का करियर 1943 में शुरू हुआ और 7 दशकों तक चला। उन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया है। आशा भोसले को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भोसले पार्श्व गायक लता मंगेशकर की बहन और प्रमुख मंगेशकर परिवार से संबंधित है। बात हुई महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बारे में, तो इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। द महाराष्ट्र भूषण इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन इंडिया। When the Shiv BJP alliance came into power in 1995, it proposed to institute this award. The Maharashtra Bhushan was first awarded in 1996 and last awarded was in 2015. That means 2015 में लास्ट अवार्ड दिया गया था तथा पहला सबसे अवार्ड दिया गया था 1995 में। लास्ट अवार्ड 2015 के बाद इस वर्ष 2021 में आशा भोसले को दिया जाने का प्रतिष्ठित किया गया है। इस अवार्ड में 10 लाख रुपए अवार्ड किया जाता है। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि शिवसेना बीजेपी अलायंस के में 1915 में प्रपोज किया गया था इस अवार्ड को। तो इस अवार्ड के बारे में भी हम लोग जान लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पहले उससे पहले महाराष्ट्र के बारे में बात हुई तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र, यह है भारतीय मैप में महाराष्ट्र, जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तथा यहाँ का गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी है। उद्धव ठाकरे यहाँ का सीएम है। 48 लोकसभा सीटें हैं, 19 राज्यसभा सीटें हैं तथा 288 यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कुल 78 विधान परिषद की भी सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोगोबा नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, चौंदौली नेशनल पार्क तथा तुंगरेश्वर नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कल से भारत और किस देश के बीच इंदिरा जवान मिलिट्री अभ्यास शुरू हुआ है? तो कल से यानी 1 अगस्त से शुरू हुआ है या प्रत्येक या इंद्र यानी इंडिया और रसिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास होता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि रूस। इंडिया और रसिया के बीच यह 12वां एडिशन का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि वोल्गोग्राड में शुरू हुआ है 1 अगस्त से। यह इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज का 12वां एडिशन है। अब चलते हैं, बात हुई रसिया के बारे में, तो रसिया के बारे में जान लेते हैं। यह वर्ल्ड मैप में रसिया तथा रसिया जो कि यूरोप तथा एशिया दोनों में पड़ने वाला एक कंट्री है। सबसे ज्यादा यह एशिया में पड़ता है, तो इसका थोड़ा सा भाग जो कि यूरोप में भी पड़ता है, लगभग ये भाग यूरोप में पड़ता है। कैपिटल यहाँ का मॉस्को है तथा करेंसी यहाँ का रशियन रबल है। यह वर्ल्ड मैप में इंडिविजुअल रूप से रसिया देख लीजिएगा ध्यान से कौन सा जगह कहां पर है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत बिल भुगतान प्रणाली के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यानी कि नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी जो कि पेयू और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पूर्व कार्यकारी थे। इनको भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है, नुपुर चतुर्वेदी जो को। इस नियुक्ति से पहले पेयू में छोटे और मध्यम व्यवसाय के लिए कंट्री हेड थी। लगभग 2 दशकों के कैरियर और उन्होंने एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सैमसंग, आईएनजी, व्यस्का बैंक और सिटी बैंक के साथ विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाओं में काम किया है। अब जान लेते हैं भारत बिल पे के बारे में। भारत बिल पे आवर्ती बिलों में के ऑनलाइन के साथ एजेंट आधारित निपटान के लिए एक इंटरऑपरेबल और एकीकृत बिल भुगतान है। इस साल 1 अप्रैल को एनपीसीआई ने अपने सभी बीपीएस जनादेश को एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड यानी एनबीबीएल नामक एक नई स्थापित
स्थापित सहायक कंपनी को हस्तांतरित कर दिया है, जो प्रभावी रूप से स्वचालित बिलिंग व्यवसाय को अलग कर रही है। यह 2013 में स्थापित हुआ था। अब बात हुई एयरटेल पेमेंट्स बैंक, भारत बिल पे तथा पेयू के बारे में, तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया ऑफरिंग interoperable and accessing bill payment service to customer through a network of agents of registered member as agent institutions, enabling multiple payments modes and providing instant confirmation of payment. भारत बिल पे सिस्टम एक पेमेंट इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है जो कि भारत को ऑफर करता है एक बिल पे करने के लिए कस्टमर जो कि रजिस्टर्ड एजेंट के रूप में हो, रजिस्टर्ड मेंबर के रूप में है उनको, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, गैस सिलेंडर, कई तरह के बिल पेमेंट, रिचार्ज बिल आप पे कर सकते हैं इसके थ्रू। इसका ओनर है एनपीसीआई तथा इसका ऑपरेटिंग एरिया है इंडिया। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तथा बात हुई है पेयू के बारे में, तो पेयू के बारे में जान लेते हैं। पेयू इज ए फिनटेक कंपनी दैट प्रोवाइड्स पेमेंट टेक्नोलॉजी टू ऑनलाइन मर्चेंट्स। पेयू एक प्रकार का फिनटेक कंपनी है जो कि ऑनलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट गेटवे के रूप में पेमेंट टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 2002 एंड इट्स हेडक्वार्टर इन हुपड्रोफ नीदरलैंड्स। यह कंपनी 2002 में स्थापना की गई थी इस कंपनी का, तथा इसकी हेडक्वार्टर हुपड्रोफ नीदरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर भारत में, हेडक्वार्टर लोकेशन न्यू दिल्ली में है। तथा इसको वर्तमान में सीईओ 2016 से है लॉरेंट ले मोल। तथा इसके वर्तमान में अभी एम्प्लॉय हैं 1500, जो कि भारत में, नंबर ऑफ लोकेशन इसका भारत में 17 गो है। तथा इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ऐसे इसकी स्थापना 2002 में ही की गई थी नीदरलैंड में, लेकिन भारत में इसकी स्थापना की गई 2006 में। इसके फाउंडर्स थे जोइस बेलेस, मार्टिन स्क्रिम्प तथा अर्जन बेकर, और इसके 3 कई सहायक फाउंडर में थे जिसका नाम नीचे दिया गया है। अब बात हुई एयरटेल भुगतान बैंक लिमिटेड यानी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एयरटेल भुगतान बैंक लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड बैंक कंपनी है जो कि भारतीय एयरटेल की सहायक है। इसे 11 अप्रैल 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। जो एयरटेल के सहायक है, हमेशा यह बैंक व्यवसाय के लिए चालू किया गया था। इसके अभी वर्तमान में सीईओ है अनुव्रता विश्वास। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2017 में। इसको लाइसेंस दिया गया था अप्रैल 2016 में, लेकिन इसकी स्थापना जनवरी 2017 में हुई थी। तथा इसका वर्तमान में इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो इतना बात हम लोग 3 बीबीपीएस, पेयू तथा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में जान लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जल्द ही निसार 2 सैटेलाइट कब लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2023 में। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार 2023 में लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि निसार मिशन नासा और इसरो के बीच एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पर दोहरे आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार को सह विकसित और लॉन्च करने की एक संयुक्त परियोजना है। उपग्रह दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। इसका उपयोग रिमोट सेंसिंग के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं को देखने और समझने के लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए इसके बाईं ओर के एक तंत्र आर्कटिक क्रियोस्फीयर का अध्ययन करेंगे। अनुमानित कुल लागत लगभग अमेरिकी $1 1.5 बिलियन के साथ निसार दुनिया का सबसे महंगा अर्थ मैनेजिंग उपग्रह होने की संभावना है। यह स्टार्ट किया जाएगा लगभग 2023 में 29 जनवरी को। तथा यह मिशन ड्यूरेशन 3 वर्ष का था। प्लान किया गया था 2020 में 20 से 23 3 वर्षों के लिए। अब चलिए जानते हैं, बात हुई है नासा तथा इसरो के बारे में, तो इन दोनों के बारे में जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है भारत का, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है।
यह डायरेक्टली ओवरसीन यानी नजर रखता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नजर रहता है इस पर, तथा इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर है के सिवान जी, तथा इसके फाउंडर विक्रम साराभाई है। फाउंड इसको किया गया था 15 अगस्त 1969 को, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जिसे हमने बता ही दिया आपको। तथा इसके कई सब्सिडी है, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसका सब्सिडी है। पेरेंट ऑर्गेनाइजर इसका है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तथा इसका ओवरसीन रहता है डायरेक्टली पीएम मोदी के द्वारा। अब बात हुई है नासा के बारे में, तो नासा के बारे में भी जान लेते हैं। नासा जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है यूएस का, तथा इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, तथा इसकी स्थापना ड्वाइट डी आइजनहोवर के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को यूएस में किया गया था। सब्सिडरी इसका है नासा जॉनसन स्पेस सेंटर, तथा और अन्य कोई इसका सब्सिडरी भी है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही 4 अगस्त से होने वाले भारत इंग्लैंड मैच से इंग्लैंड के किस खिलाड़ी को अपने आप को बाहर कर लिया है? तो किस खिलाड़ी ने ऐसा किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बेन स्टोक्स। इमेज में बेन स्टोक्स, इन्होंने हाल ही में अपने आप को सभी मैचों से आउट ब्रेक डाउन कर लिया, मैंने इन्फिनिटी ब्रेकडाउन, जो कि बिना कहे से कब तक ब्रेक डाउन रहेंगे, मतलब बाहर रहेंगे, इन्होंने नहीं कहा है। इन्होंने ऐसे आने वाले मैच 4 अगस्त से, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला था, इससे ये बाहर हो गए हैं। बात हुई है बेन स्टोक्स के बारे में, तो जान लेते हैं बेन स्टोक्स के बारे में। बेन स्टोक्स, इनका पूरा नाम है बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स। वो भी इज एन इंग्लिश इंटरनेशनल क्रिकेटर। इनका जन्म 4 जून 1991 को हुआ था, तथा इनका हाइट है 1.85 मीटर। इनका नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता है ब्रिटिश, इंग्लिश तथा न्यूजीलैंड। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और किस बैंक ने ब्लॉकचेन स्टार्टअप में हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एक्सिस बैंक। भारत के 3 सबसे बड़े निजी ऋणदाताओं आईसीआईसी, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक ने ब्लॉकचेन वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म आईबीबीआईसी प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी ली है। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने प्रत्येक शेयर के लिए 5 लाख का निवेश किया है। आईसीआईसी बैंक ने यह भी कहा है कि उसने आईबीबीआईसी के अंकित मूल्य ₹10 के 49,000 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर की सदस्यता ली है, जो जारी और चुकता शेयर पूंजी का 5.44% है। इसने शेयरों के लिए 4.9 लाख का भुगतान किया है। अब जान लेते हैं आईबीबीआईसी के बारे में। आईबीबीआईसी इस साल 25 मई को एक वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए वित्तीय खाता प्रौद्योगिकी डीएलटी समाधानों की खोज, निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रदान करना था। वित्तीय क्षेत्र के लेन देन में ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों के उपयोग का विस्तार करने के उद्देश्य से लगभग 15 बैंक आईबीबीआईसी की स्थापना के एक साथ आए हैं। अब बात हुई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, तो तीनों बैंकों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भारत के प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। पहले पूरा नाम इसका तो हम लोग जान ही लिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बाजार है। भारत के कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक की भारत में 2883 शाखाएं और 10,021 एटीएम हैं। इसका संस्थापक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। स्थापना इसकी जून 1994 में वडोदरा में की गई थी। अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय वडोदरा में ही है, तथा वर्तमान में इसको सीईओ हैं संदीप बख्शी जी, जो कि 15 अक्टूबर 2018 से अपने पद पर स्थापित हैं। इसके सब्सिडीज है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तथा इसमें अभी वर्तमान में 2019 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या 84,922 है। अब बात हुई है एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं।
एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी बैंक भारत के एक प्रमुख बैंक है। भारत में इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा एचडीएफसी बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित व निजी बैंक के रूप में कार्य शुरू किया। मोबाइल बैंकिंग भी इसमें हिंदी में उपलब्ध है। इसके शाखाओं की अधिकतम संख्या मुंबई और न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1994 अगस्त में हुई थी। अभी वर्तमान में इसकी सीईओ है शशिधर जगदीशन जी, जो कि 27 अक्टूबर 2020 से हैं तथा मूल संगठन इसका एचडीएफसी है तथा इसके सब्सिडीज है एचडीएफसी सिक्योरिटीज तथा वर्तमान में इसके कर्मचारियों की संख्या 1,16,971 लगभग। अब चलते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक भारत के प्रमुख निजी बैंक है जिसकी क्षेत्रीय बैंकों में स्थापना भारत सरकार की अनुज्ञा के बाद 1993 यानी अपने कामकाज की शुरुआत के बाद निजी क्षेत्र के नए बैंकों में एक्सिस बैंक की पहला था। स्थापना के समय इस बैंक का नाम यूटीआई बैंक था, जिसके बाद में बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी सीईओ वर्तमान में अमिताभ चौधरी जी हैं। इसकी स्थापना 1993 में अहमदाबाद में हुई थी तथा वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसका कुल संपत्ति 9,279 ट्रिलियन भारतीय रुपयों में है। जिसका सब्सिडीज है एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड तथा अन्य कई सब्सिडीज भी हैं। तो इतना चीज हम लोग तीनों बैंकों के बारे में जान लिए। तो दोस्तों यह था आज का इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें 15 क्वेश्चन था जिसमें एनालिसिस किया गया है। यदि आप उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखते देखते आप पूर्ण तरह से समझ गए होंगे तथा आप चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था वित्त वर्ष 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राइट ऑफ लोन की सूची में कौन सा बैंक सबसे ऊपर है और उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जिसका लाइसेंस आरबीआई द्वारा हाल ही में रद्द कर दिया गया है, यह बैंक किस राज्य में है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेट को आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपको लिखने से आदत बने तथा आपको उसी प्रकार पूरे वर्ष का डेट आपको ध्यान में आ जाए। चलिए तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए तथा हमारे वीडियो को यदि अच्छा लगे तो दूसरे व्हाट्सएप, फेसबुक तथा टेलीग्राम ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी लाभ हो सके। यदि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इसमें दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।